हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम। आज का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस होगा अरुणाचल टाइम्स का 27 नवंबर 2025 का हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट न्यूज़ है, रैली फॉर तादू हारो। ठीक है। ये इंसिडेंट आप लोग सब फेमिलियर है। जो रिसेंटली नवंबर 1 को एक अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द कैडेट तादू हारो हुआ है आपका सैनिक स्कूल निकलोक इन पासीघाट वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। और बिकॉज ऑफ द एलेज रेगिंग के वजह से वो बच्चा जो उसका जो डेथ हुआ है, उसके चलते आपका जो ऑल अपातानी स्टूडेंट यूनियन वो लोग एक रैली कंडक्ट किया है जो टेनिस कोर्ट से लेके न्योकुम लापंग तक रास्ता तक जाता है। तो यहाँ पे ये रैली पे वो लोग मेमोरेंडम टू द गवर्नर वो लोग डाला है। और वो लोग का जो की डिमांड था वो ये immediate restitution and expulsion of all the students allegedly involved in the ragging incident at सैनिक स्कूल निकलोक। ठीक है। उसके अलावा ये जो तादुहारो का जो डेथ हुआ है नवंबर 1 में, उसको वो लोग डिक्लेयर करने के लिए बोला है आज से स्टेट वाइज एंटी रैगिंग डे अक्रॉस द अरुणाचल प्रदेश टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रिवेंट फ्यूचर सच इंसिडेंट्स। ये दो डिमांड वो लोग रखा है, पहला रेस्टिगेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ दोस स्टूडेंट, साथ ही साथ डिक्लेयरिंग नवंबर 1 हिज डेथ दिन को ऐसे एंटी रैगिंग डे इन अरुणाचल प्रदेश। ऐसा रखने से क्या होगा, बच्चा लोग वो पर्टिकुलर डे में हम बच्चा लोग को अवेयरनेस दिला सकता है और वो लोग को मालूम होगा कि रैगिंग जैसा एक्ट के वजह से किस तरह से किसी का लाइफ है ना सोशल स्टेटस में क्या हैम्पर होता है। ठीक है। सो ये जो रैगिंग के बारे में हम जब बोलता है तो वहाँ में जो जुबिनाइल्स लोग इन्वॉल्व है, वो जुबिनाइल्स लोग का जो प्रोटेक्शन और सोशल मीडिया में बहुत सा व्यूज़ आदमी का जो देखता है, तो वो व्यूज़ को जानने के लिए सबसे पहले रोल ऑफ द जुबिनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 ऐसा लो जो अंडर 18 का बिलो में जितना भी जो जुबिनाइल्स होता है ऐसे इंसिडेंट में पढ़ने वाला, जिसको हम चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ हम बोलता है। ठीक है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेगा। ये जो जुबिनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 है, जहाँ में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ जिसको हम मानता है, ऐसे बच्चा को ये जो लॉ होता है वो जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड जो होता है वो एक्सक्लूसिवली जुबिनाइल जस्टिस के लिए ही होता है। साथ ही साथ ये जो जुबिनाइल कैंडिडेट्स होता है, ये लोग को कोई भी पुलिस लॉकअप हो या तो एडल्ट प्रिजन हो वहाँ में रखने का इजाज़त नहीं होता है। साथ ही साथ वो लोग को बेल ऑन बेल में इजीली रिलीज करना या तो सेंड टू द ऑब्जर्वेशन होम फॉर द सेफ्टी प्लेस ड्यूरिंग द इंक्वायरी वो रखता है। तो जैसे अभी जो केस हुआ है वहाँ में जितना भी आपका जो जुबिनाइल्स जो इन्वॉल्व था वो लोग को बेल पिटीशन दिया है, वो बेल मिलना बेसिकली जुबिनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 का अंदर आता है। तो वो लोग को बेल ग्रांट लॉ खुद देता है ताकि वो लोग एक सेफ्टी जोन में रह सके और इंक्वायरी अपना ही फेस में हो सके। ठीक है। उसके अलावा ये जो लॉ होता है हम लोग का और ये जो जस्टिस सिस्टम होता है, यहाँ में ऐसे है कि विक्टिम को जस्टिस मिलने के साथ साथ जो एक्यूज है वो लोग एक्यूज को भी एक स्पेशली अगर एक्यूज जुबिनाइल होता है तो वो लोग का फोकस होता है कि उसको रिहेबिलिटेशन कराना, ताकि उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ काउंसलिंग के साथ, ठीक है, वो लोग को सोसाइटी में फिर से ऐसे प्रॉपर ऐसे गुड ह्यूमन बीइंग इंटीग्रेट करना सोसाइटी में। ठीक है। तो मेन हम लोग का जस्टिस मोटो होता है कि पनिश देने से ज़्यादा उसको अगर हम रिहैब करके सोसाइटी में इंटीग्रेट करना, वही मेन लॉ होता है। इसीलिए जुबिनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर में आपका जो जुबिनाइल था वो लोग को ऑब्जर्वेशन होम में वो लोग का जो वार्डन के साथ रखा गया था, उसके बाद वो लोग को बेल दे के सेफ्टी जोन में रखा है इंक्वायरी समय में। ठीक है। तो ये सिविल सर्विस लुक में ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्पेशली फ्रॉम GS पेपर 2 एंड GS पेपर 1। ठीक है। GS पेपर 1 में ये सोशल इश्यूज के अंदर आता है। तो रेगिंग को एक एनालिटिक फॉर्म में डीप रूटेड सोशल मीनिंग्स बोल के ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जहां में आपको इसके बारे में, इसका इल इफेक्ट के बारे में, साथ ही साथ जुबिनल जस्टिस जो एक्ट होता है 2015 का उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में ये सेक्शन जो एफिशिएंसी ऑफ द लीगल एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो जरूरी है, स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस, ज़्यादातर जो फ्रेशर्स और जूनियर्स होता है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। और जुबिनाइल जस्टिस जो लॉ है उसको बेस ऑन द क्राइम है ना, जैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरर क्राइम होने से उसका बेस में हम किस तरह से उसको एडल्ट करके जज कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन कंट्रोवर्सी एनालिटिक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद 69 नेशनल स्कूल गेम बिगिंस इन अरुणाचल प्रदेश। सो गवर्नमेंट encourages द यंग एथलीट टू strive for द स्पोर्टिंग एक्सीलेंसी।
So 69th National School Sports for the Taekwondo and Weightlifting under 19 boys and girls आपका खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम हियर इन ईटानगर वेडनेसडे में स्टार्ट हो गया है। यहाँ में टोटल 1291 पार्टिसिपेंट है, जिसमें से 890 इन ताइक्वांडो के लिए और 401 इन वेट लिफ्टिंग के लिए फ्रॉम 26 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी एंड 8 सेंट्रली ऑर्गेनाइजेशन लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इसका डिक्लेयरिंग गेम में आपका गवर्नर, हम लोग का अरुणाचल का जो गवर्नर है केटी पटनायक, ही हैज डिस्क्राइब कि ये इवेंट सेलिब्रेशन ऑफ द यूथ टैलेंट स्पिरिट एंड स्पिरिट के बारे में सेलिब्रेट करता है, जो आगे जाके नेशन का फ्यूचर को बनाता है। ठीक है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इवेंट, आपका इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? सबसे पहले हिस्टोरिक होस्टिंग, ये एक अरुणाचल के लिए बहुत ही हिस्टोरिक माइलस्टोन है, जो दिखाता है कि अरुणाचल एज ए स्टेट बहुत ग्रो कर रहा है इन कॉन्फिडेंस एंड कैपेसिटी टू होल्ड सच मेजर इवेंट्स। ठीक है। साथ ही साथ अरुणाचल का स्पोर्ट्स प्रमोशन होता है, यहाँ में आपको हब ऑफ द स्पोर्टिंग एक्सेलेंसी बन जाता है नॉर्थ ईस्ट के लिए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो एग्जाम का फॉर्मेट में जो एक इस पॉलिसी एंड कनेक्टिविटी है थ्रू द स्पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन सकता है आपका एसए में एज वेल एज जीएस पेपर 2 में। और स्पोर्ट किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनता है कल्चरल एक्सचेंज और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके। तो यहाँ में आपको साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेटस है, करंट स्टेटस, कि वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत बड़ा मतलब फंक्शन को होस्ट कर सकता है, उसको वो शो कर सकता है ना, मतलब उसका एफर्ट्स को देख सकता है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही साथ आपका रीजनल टूरिज्म और इकोनॉमी किस तरह से स्पोर्ट्स का थ्रू इंटीग्रेट होता है, मतलब डेवलप होता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। साथ ही साथ ये जो शोकास्टिंग टैलेंट है, शोकास्टिंग टैलेंट जो शो है, यहाँ में ताइक्वांडो, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग में जैसे जिंजर गोंगो जो गोल्ड मेडल मिला है, वो सब शोकास्ट करता है। और साथ ही साथ ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स टैलेंट के बारे में बता सकता है। ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द स्पोर्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन एसए के फॉर्म में एज वेल एज जीएस का फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट एज ए ग्रोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पॉइंट्स को आपको एग्जाम का फॉर्म में देख के पढ़ना होगा। ट्रूथ मस्ट प्रिवेल ओवर नॉइस, सांगनो एट अरुणाचल पब्लिक अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टेट किया है। सो सांगनो अमर सांगमो, हु इज करेंटली द केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एंड चीफ रिपोर्टर ऑफ द अरुणाचल टाइम्स, he has spoke exclusively about the media ethic, misinformation and the evolution of journalism in Arunachal Pradesh. So he has spoke about the illusion of the truth. उन्होंने illusion of the truth के बारे में बताया, जिसमें एक रिपीटेड लाई कभी कभी हम ट्रूथ के जैसे साउंड करने लग जाता है। साथ ही साथ वो बोला है कि जर्नलिज्म के बारे में उन्होंने बताया है कि जर्नलिज्म एक माउथ पीस ऑफ द अथॉरिटी या तो इंटरेस्ट ग्रुप का नहीं है, बल्कि जर्नलिज्म एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी है। जर्नलिज्म को वो एक पब्लिक सर्विस बताया है। ठीक है। और ये एड्रेस अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिया है। साथ ही साथ वो जो इम्पोर्टेंस ऑफ द मीडिया, उसके बारे में वो बताया है ना। तो मीडिया का जो रोल होता है, ठीक है, मीडिया का रोल एज द पिलर ऑफ जस्टिस में मीडिया जो एक वॉच डॉग ऑफ द फंक्शन बन सकता है। साथ ही साथ वो पीपल को एक पब्लिक अवेयरनेस का साइट बन सकता है ना, कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया का थ्रू लेता है, तो उसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा एक्सक्यूज मी, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, है ना, कुछ भी लीगल प्रोसीडियर हो, न्यू नोट्स मतलब न्यू लॉस हो, कोर्ट जजमेंट हो, वो सबको पब्लिक को राइट वे में एजुकेट करना, ये आपका मीडिया का काम होता है। साथ ही साथ एडवोकेटिंग फॉर द रिफॉर्म्स, है ना, आपका जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म का जो फ्लोस होता है ना, उसको लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का जो फ्लोस होता है, उसमें क्या रिफॉर्मेशन ला सकता है, उसको मीडिया ही हम लोग का चैनल बन सकता है, पैनल बन सकता है। उसके अलावा दूसरा जो वर्ड आता है ट्रायल बाय मीडिया, ये एक बहुत ही नया और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो मीडिया से रिलेटेड है। ज़्यादातर अगर आप देखेगा समटाइम्स ट्रायल बाय मीडिया, सपोज कोई विक्टिम है ना, कोई विक्टिम या तो कोई एक्यूज अगर कोर्ट केस में पड़ रहा है, तो मीडिया उसको किस तरह से उछाल उछाल के वो न्यूज़ बनाना, जैसे आपका सुशांत सिंह का जो केसेस हुआ है, तो उसमें जो रिया चक्रवर्ती और उसका जो फैमिली था, ट्रायल बाय द मीडिया, दे वर हेल्ड दैट ट्रायल बाय द मीडिया। ठीक है। एक्सक्यूज मी।
तो ट्रायल बाय द मीडिया में मीन्स क्या होता है, मीडिया खुद अपना ओपिनियन आगे दे देना है ना, बिफोर द, एक्सक्यूज मी, बिफोर द पासिंग ऑफ द जजमेंट। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशियल कंसर्न आपका आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशली एथिक्स का जीएस पेपर आपका जो पेपर 4 है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, सॉरी। उसके अलावा रोल ऑफ द मीडिया एंड उसका जो आर्टिकल रिलेटेड है, मीडिया का जो रोल वो बेसिकली राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, उससे आता है आर्टिकल 19 का। सो वो आपका प्रीलिम्स का फॉर्म में भी और मेंस में भी पूछा जा सकता है। ट्रायल बाय द मीडिया जैसे आपको मैंने कहा है जीएस पेपर 4 का एज वेल एज पेपर 2 में ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बनता है। उसके बाद मीडिया, रोल ऑफ द मीडिया एज ए वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी, ये सीधा ऐसे फॉर्म में भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो आपको देखना होगा। उसके बाद दस पोल्यूशन, अरुणाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक इश्यू डायरेक्ट किया है आपको एसपीएस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। ठीक है, सो आपका ये जो अरुणाचल जो बोर्ड है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, आपका दिल्ली बेस्ड एसपीएस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो कंपनी है उसको डायरेक्ट किया है कि वो स्प्रिंकल वाटर यूज़ करे फ्लाईओवर और ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट इन नाहरलगन में, मॉडल विलेज और लेकी विलेज में एलोंग द नेशनल हाईवे 4155 के अंदर में, टू रिड्यूस द डस्ट पोल्यूशन। सो ये जो बोला है कि ये जो 10 कंट्रोल मेजर्स लगाना है ना, रेगुलर वाटर स्प्रिंकलिंग करना है ताकि एयर क्वालिटी जो सराउंडिंग एरिया में जो विंटर सीजन में जो डस्ट बढ़ रहा है उसको डिक्रीज कर सके। ठीक है, सो ये जो आपका एनवायरमेंटल नॉर्म्स एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अंदर में आ जाता है, जहाँ में ये मैंडेटरी होता है कि वो कंटिन्यूस वाटर स्प्रिंकलिंग स्पेशली ड्यूरिंग एक्सकेवेशन हो, अर्थ मूविंग हो, मटेरियल हैंडलिंग हो, वो करना है ताकि वो जितना हो सकेगा डस्ट एमिशन को रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो साथ ही साथ वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंदर में ये रूल को फ्रेम करके वो लोग डायरेक्ट किया है। और अगर वो लोग नहीं करेगा, मतलब सही समय में एक्शन नहीं लेगा, तो वो लोग का ऊपर में अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टीज वो लोग का ऊपर में फाइन किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ कंफर्मेशन जो न्यूज़ होता है उसका काम करने का उसको विद इन ए वीक का समय दिया है। ठीक है, सो रिसेंटली आपका एयर इंडेक्स क्वालिटी बहुत सा मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली लुक में बहुत ख़राब हो रहा है। साथ ही साथ ईटानगर में ये जो कंस्ट्रक्शन हाईवे का चल रहा है इसमें भी एयर क्वालिटी अरुणाचल का ऑलमोस्ट मॉडरेट से लेके पुअर कैटेगरी में पहुंच रहा है। ठीक है, सो इसीलिए आपका कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये इश्यू सबमिट किया है। तो करेंटली अरुणाचल का जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो 55 टू 100 पहुंचता है, जो मॉडरेट कैटेगरी में है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम का फॉर्म में एयर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली जीएस पेपर फॉर्म में। उसके अलावा आपका जो एयर पोल्यूशन में जो बायोमास बर्निंग, बोथ डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर, जूम कल्टीवेशन, वो लोग किस तरह से एयर क्वालिटी ऑफ अरुणाचल को हैम्पर कर रहा है ना। साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैक कार्बन। ठीक है, आपका पार्टिकुलेट मैटर ऑफ 2.5 जो साइज होता है उसके बारे में सब कुछ जो पोल्यूशन से रिलेटेड है ये आपका जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट इन द हिली एरियाज ये आपको पूछ सकता है। एंड रैपिड अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट और उसका जो इफेक्ट होता है एयर क्वालिटी में, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। असम कैबिनेट अप्रूव्स Assam Cabinet approves on Wednesday the report of the group of ministers regarding the proposal for the grant of scheduled tribe status to the 6 major communities of the state. ठीक है, तो असम का जो गवर्नमेंट है ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो एक प्रपोजल रखा है स्पेशली 6 ट्राइब्स को, शेड्यूल ट्राइब्स का 6 मेजर कम्युनिटीज़ को एसटी में डालने का। तो उसको हेमंत जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, ही हैज़ एक्सेप्टेड इट और उसको वो लोग इंक्लूड करने के लिए बिल में पास करेगा। ठीक है, तो 6 कम्युनिटी जो स्टेटस के लिए डाला गया है, एसटी स्टेटस के लिए, दे आर ताई आहोम, चुटियास, मोरंग, मोटक कोच, राजबोंसी ट्राइब एंड टी कम्युनिटीज यानी कि आदिवासी ट्राइब। सो ये रिपोर्ट जो आपका जो स्टेट ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे असेंबल किया जाएगा और स्पीकर को रिक्वेस्ट करके उसको हाउस में विंटर सेशन में बिफोर द एंड उसको पास करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, सो ये 6 कम्युनिटी वो लोग आपका अदर बैकवर्ड कैटेगरी ओबीसी का कैटेगरी में है। वो लोग ताई आहोम, चुटिया, मोरंग, मोटक, कोच, राजबोंसी एंड टी ट्राइब्स ये लोग हैं। तो यहाँ पे
ये जो कम्युनिटीज़ का ये आर्ग्यू है कि वो लोग जो similar primitive features, distinctive culture, geographical location and socio इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो एसटी का जो मतलब फीचर है वो लोग का भी सिमिलर ऐसे ही फीचर है, और इसीलिए वो लोग मांग किया है कि ये 6 कम्युनिटीज़ वो लिस्ट में एसटी का लिस्ट में डाला जाए। तो अगर वो लोग को एसटी का स्टेटस दिया जाएगा तो वो लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और बेनिफिट होगा। प्राइमरीली रिजर्वेशन एजुकेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में होगा। उसके अलावा वो लोग का अपलिफ्टमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ या डिस्टिंग आइडेंटिटीज कॉन्स्टिट्यूशन रखेगा। साथ ही साथ वो लोग का कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द डाइल्यूशन ऑफ देयर ओन रिजर्वेशन बेनिफिट्स का थ्रू। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द एससी ट्राइब्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है आपका जीएस पेपर लुक में भी, इवन फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो पॉलिटिकल सेफगार्ड में कौन कौन सा आर्टिकल आता है उसको पहले देख लो। आर्टिकल 330 ये एससी के लिए रिजर्वेशन सीट लोकसभा में होता है। 332 ये एससी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स में होता है। 343 डी एंड 343 टी ये जो आपका एसटी इन पंचायत में, रूरल बोर्ड और एज वेल एज म्यूनिसिपल में उसका प्रोटेक्शन होता है। ठीक है। ये लोग को पढ़ना है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक और एजुकेशन सेक्टर में क्या सेफगार्ड होता है। आर्टिकल 15(4) ये एम्पावर करता है स्टेट को स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द एसटी के लिए कर सके, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए। साथ ही साथ आर्टिकल 16(4)(a) एंड 16(4)(b ये जो मतलब स्टेट को रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ गवर्नमेंट जॉब है ना, वो सब के लिए, और मतलब फील्ड जो वैकेंसी होता है एसटी का उसमें मतलब वो लोग को ये देता है प्रोविजन, मतलब एक्स्ट्रा प्रोविजन देता है। साथ ही साथ आर्टिकल 46 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, जो बताता है कि एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द एसटी को ध्यान में रख के वो लोग के लिए प्रोटेक्शन दिए और वो लोग को सोशल इनजस्टिस एज वेल एज फॉर्म्स ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करे। उसके बाद आर्टिकल 335 ये जो एसटी लोग को कंसिडर करे वाइल अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विस एंड पोस्ट है ना, ताकि एक एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोटेक्टिव प्रोविजन आपका आर्टिकल 244 फिफ्थ शेड्यूल के अंदर में आता है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज में होता है, जैसे स्टेट लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ना, यहाँ में ये लोग को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बन जाता है। उसके अलावा आपका आर्टिकल 344 वहाँ में जो 6 शेड्यूल जो आता है उसमें भी वो लोग को एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजन दिया जाता है। उसके बाद स्पेशल मशीनरीज आर्टिकल 338 ए के अंदर में ये लोग को नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स फॉर्मेशन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो वो लोग का कोई भी मैटर रिगार्डिंग सेफ गार्डिंग ऑफ द एसटीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज को वो लोग का प्रोविजन देता है स्पेशल। ठीक है। तो ये जितना आर्टिकल्स हम लोग देखा ये एग्जाम फॉर्मेट में आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ इंक्लूसिव क्राइटेरिया वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन इन रिगार्ड्स टू एसटी ट्राइब। ठीक है, वल्नरेबल ट्राइब होगा। और साथ ही साथ आपको ये याद दिलाना है, ये जो क्राइटेरिया होता है प्रिमिटिव ट्राइब का, ये आपका कमिटी ऋषिकेश पांडे कमिटी, ये कमिटी इसको बताया गया है। ठीक है। उसके अलावा डिलेमा इन द डेवलपमेंट, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है नेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट अलाइनमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल्स, जो फॉरेस्ट राइट 2006 है जो कि अभी नहीं है, उसके बारे में वो डिलेमा जो होता है डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। उसके साथ साथ ऑटोनोमस का जो कंसेप्ट है स्पेशली फॉर द 5th एंड 6th शेड्यूल एरियाज में, एज वेल एज आपका जो पंचायत एक्सटेंशन जो एरिया है एक्ट है, वो किस तरह से सेल्फ रूल एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर एंड मैनेजिंग लोकल रिसोर्स को कैसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करता है, एज वेल एज उसका डी मेरिट, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आपका जो इश्यू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स, ठीक है, पर्टिकुलर नहीं वल्नरेबल ट्राइब्स, ये आपका वो बैकवर्ड ट्राइब्स का अंदर में और भी ऐसा पर्टिकुलर ट्राइब्स होता है जो और भी बैकवर्ड होता है, तो उसके बारे में है। ठीक है। इट्स ऑफिशियल अहमदाबाद फॉर्मली अवार्डेड होस्टिंग राइट्स ऑफ 2030 वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम। सो अहमदाबाद अभी विल ले द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। आपका 2030 सेंचुरियन गेम्स जो होगा कॉमनवेल्थ का, उसको अहमदाबाद में हेल्ड किया जाएगा। ठीक है। सो अहमदाबाद में होल्ड करने से भी आपका ये जो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जो हिस्ट्री है उसको पहले थोड़ा देखो, स्पेशली फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव।
ठीक है, प्रीलिम्स का जो पर्सपेक्टिव है उससे हम लोग देखेगा। सबसे पहले ये जो गेम हुआ था, ये इसको फेस्टिवल ऑफ द एम्पायर बोल के लंदन में 1911 में स्टार्ट किया था। उसके बाद उसको ब्रिटिश एम्पायर गेम बोल के फिर नाम दिया गया था हैमिल्टन इन कनाडा इन 1930। उसके बाद ये जो एक ऐसा मतलब पॉलिटिकल एसोसिएशन है जहाँ में 56 मेंबर स्टेट्स होता है, और ज़्यादातर जो ऐसा स्टेट जो फॉर्मरली ब्रिटिश का टेरिटरी का अंदर में था। उसके बाद यहाँ में 74 नेशंस एंड टेरिटरीज यहाँ में कॉम्पीट करने के लिए एलिजिबल होता है। उसके अलावा इसको एक फ्रेंडली गेम माना जाता है। ठीक है, यहाँ में बहुत वेलकमिंग एटमॉस्फेयर है, फ्रेंडशिप, ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी पे फोकस किया जाता है, इसलिए इसको फ्रेंडली गेम भी कहा जाता है। सो फ्यूचर गेम में 2026 जो आने वाला है वो ग्लोस्को स्कॉटलैंड में होगा। ठीक है, उसके अलावा 2030 जब आपका कॉमनवेल्थ गेम कम्प्लीटली 100 ईयर्स होगा, सेंचुरियन, ये आपका अहमदाबाद में होगा। ठीक है, सो प्रीलिम्स में आपका जो फर्स्ट गेम कहा था उसका निक नेम क्या था, है ना, साथ ही साथ जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम मेडल्स में आपका जो मिल्खा सिंह जो था, है ना, उसका वो कब ज्वाइन किया था। ठीक है, वो सब गेम को आपको प्रीलिम्स का फॉर्म में पढ़ना है। उसके बाद दिल्ली कब कब होस्ट किया है ना, दिल्ली सबसे पहले 2010 में इसको होस्ट किया था, बहुत सक्सेसफुल रहा है, और अहमदाबाद उसका सेंचुरियन गेम को होस्ट करने वाला है। सिंदोरे बिकम्स यंगेस्ट प्लेयर टू विन फीदा वर्ल्ड कप। फीदा वर्ल्ड कप आपका चेस का वर्ल्ड कप है। ठीक है, सो 19 ईयर जावोखिर सिंदारोव फ्रॉम उज्बेकिस्तान इज द यंगेस्ट चेस वर्ल्ड प्लेयर विनर, और वो चाइना का वी ही को डिपीट किया है सेकेंड टाई ब्रेकर गेम और ऑन टुडे। ठीक है, सो उसका जो विन है इट इज़ वो उज्बेकिस्तान के राइजिंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द चेस, उसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है ना, और वो कंट्री का अभी फिलहाल सबसे बिगेस्ट स्टार माना जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा उसका ये जो विन है वो प्रीवियसली जो रिकॉर्ड था हेल्ड बाय लिबॉन एरोगेन, जो एट द एज ऑफ 23 वोन किया है, उसको ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा उसका जो मेजर एकम्प्लिशमेंट है वो है ग्रैंड मास्टर टाइटल का, मतलब जो टाइटल है उसको वो एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, वो 12 ईयर्स 10 मंथ्स और 8 डेज वो उसको 2018 में जीता गया था। उसके अलावा वो सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टाइटल है ना। उसके बाद ये जो चेस ओलंपियड गोल्ड है उसको वो 2022 में वो जीता था। सो ये जो गेम है आपका फीदा वर्ल्ड कप, इसको प्रीलिम्स का फॉर्म में याद रखो। ये जो फीदा वर्ल्ड कप है चेस का, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनलिया डेस एस्किस, है ना। तो ये जो गेम होता है एक्चिस गेम बोलता है इसको हम लोग, विश्वनाथन आनंद कप भी बोलता है इसका दूसरा नाम, तो एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये एक ऐसा इंटरनेशनल चेस गेम फेडरेशन के अंदर में आता है। इसको सबसे पहले 20 जुलाई 1924 में खेला गया था, और फर्स्ट खेलने वाला इसका पेरिस फ्रांस में था। इसका जो मोटो है, यानी कि इसका जो मेन जो गोल होता है, नॉट गोल, मोटो होता है, वी दैट इज वी आर वन फैमिली। ठीक है, और इसका करेंट हेडक्वार्टर है लुजियाना, स्विट्जरलैंड। तो ये सब कुछ आपका प्रीलिम्स का पॉइंट से आपको दिया गया है। सो थॉट ऑफ द डे, कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज द प्रोग्रेस, एंड वर्किंग टुगेदर इज द सक्सेस, हेनरी फोर्ड। ठीक है, तो एमसीक्यू में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फीदा एंड इन विच ईयर वाज द ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश। तो फीदा का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्चिस। ये प्रोनाउंसिएशन शायद इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1924 में। Which city was formally awarded the right to host Centurion Commonwealth Game 2030? ये तो सीधा आपका अहमदाबाद है, याद रखो। ठीक है, ये लोग एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, वेयर इन इंडिया इज द 69th नेशनल स्कूल गेम्स फॉर द ताइक्वांडो एंड अपलिफ्टिंग अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स इज हेल्ड। तो ये आवर ईटानगर में हेल्ड हो रहा है। ठीक है, सो आई थिंक इतना ही है आज का। आई होप आपको समझ में आया है। कीप सपोर्टिंग अस, है ना, और न्यूज़ को फॉलो करते रहिए, ये आपके लिए भी बहुत बेहतरीन अच्छा रहेगा, करंट अफेयर्स आपका भी हेल्प होगा। ठीक है, सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।